Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि आपके यूनिट 2 पर बनने वाले क्वेश्चंस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। तो आज हम जो टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका थीसिस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि रिसर्च में आपको थीसिस लिखने होते हैं। तो ये थीसिस में मतलब कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से कि आपसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। एंड वन मोर थिंग, इसके अलावा हमने आपके यूनिट 1 में भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने हमारी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हम फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं। आज हम जो पार्ट कवर करने वाले हैं ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है, ठीक है। तो यूनिट 1 में हमने क्या स्टडी किया था उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया, यू गाइज आर गेटिंग बोर, सो सॉरी फॉर दैट। अब स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस मतलब अवेयर करा दें कि बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को देखिए, नहीं है तो नहीं देखिए, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लेकर आपको बस एक बारी ओवरव्यू देना होता है कि हम वीडियो में क्या कवर करने वाले। तो आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं थीसिस को। थीसिस होता क्या है, आप अपना माइंड मेक कर लीजिए कि थीसिस बेसिकली होता क्या है। सभी आप थीसिस के बारे में तो जानते होंगे, तो अब हम थीसिस से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो थीसिस है ये आपकी रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो थीसिस की अगर मैं बात करूँ तो थीसिस जो है वो क्या है, एक आइडिया है और एक थियरी है जो कि रिसर्च किया था। आपने रिसर्च किस पर किया था, आपने रिसर्च कैसे किया था, ठीक है। तो वही है, तो ये क्या है, एक आइडिया है या फिर एक थियरी है जिसको कि आप एक्सप्रेस करते हो किसकी तरह, एक स्टेटमेंट की तरह, और फिर उसको एक लॉजिकल वे में डिस्कस करते हो, ठीक है। तो शोध प्रबंध एक विचार या सिद्धांत है जिसे एक कथन के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है और तार्किक तरीके से इसकी चर्चा की जाती है। थीसिस इज़ अ लॉन्ग, मतलब आप ये पॉइंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको क्वेश्चन एज इट इज़ इन्हीं पॉइंट से मिल सकता है। कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर रख दिया जाएगा और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थीसिस, सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस। तो आपको यहाँ से चूज़ करना है कि इट इज़ थीसिस, ठीक है। तो थीसिस जो होता है बेसिकली एक लॉन्ग पीस होता है राइटिंग का, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर क्या करते हो, लिखते हो। तो थीसिस आपका कोई छोटा सा पार्ट नहीं होता, काफ़ी मतलब बड़ा होता है। तो वही यहाँ पर बोला है कि जो भी आप लिखते हो तो आपके लेखन का एक बड़ा पार्ट होता है थीसिस, बेस्ड ऑन योर ओन आइडियाज़, जो कि आपके खुद के आइडियाज़ पर बेस्ड होता है और जो भी रिसर्च आपने की होती है दैट यू डू एज पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री। जब आप यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे होते हो उस टाइम पर आपने जो रिसर्च किया होता है उसको आप रिटन फॉर्म में लिखते हो, वो आपका थीसिस कहलाता है। क्योंकि जैसे कि आप सभी ने मास्टर्स किया होगा, तभी आप अपने नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके मास्टर्स के फाइनल ईयर में आपको दिया जाता है एक डिसर्टेशन वर्क। सभी को मिला होगा। तो ये जो डिसर्टेशन है इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर एक टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इस डिसर्टेशन में आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। आपको उस टॉपिक पर क्या करनी होती है, आपको उस टॉपिक पर करनी होती है रिसर्च, ठीक है। और फिर जो आप रिसर्च करते हो उस रिसर्च को आपको रिटन फॉर्म में भी लिखना होता है। आपने क्या रिसर्च किया, कैसे किया, तो ऐसे ओरली थोड़े ना आपसे एग्जामिनर पूछने आएगा। आपको रिटन फॉर्म में दिखाना होगा कि आपने इस तरह से इस टॉपिक पर वर्क किया है। तो
आप अपनी जब यूनिवर्सिटी में डिग्री कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपको एक टॉपिक दिया जाता है रिसर्च का, वो रिसर्च आप करते हो और उसमें आपके जो अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं या फिर आपने रिसर्च के जो भी रिजल्ट निकाला होता है, जो भी कंक्लूज़न निकाला होता है, आपने डेटा को इंटरप्रीट किया होता है, उसको आप क्या करते हो, रिटन फॉर्म में लिखते हो, वही आपका थीसिस कहलाता है। लॉन्ग पीस होता है, बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, ठीक है। तो शोध प्रबंध आपके अपने विचारों और अनुसंधान के आधार पर एक लेखन होता है, जो कि लेखन का कैसा होता है, एक लंबा भाग होता है जो आप विश्वविद्यालय की डिग्री के हिस्से के रूप में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, मार्क्स। अगर आप डिसर्टेशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब तो सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया, बट इससे पहले आपका ईयरली सिस्टम हुआ करता था, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो ईयरली सिस्टम में आपको सेकेंड ईयर में अपना डिसर्टेशन करना होता था किसी भी टॉपिक में, तो वही है थीसिस, ठीक है। अ थीसिस सेंटेंस, अब जो थीसिस का सेंटेंस होता है, ठीक है, थीसिस का जो भी वाक्य होता है वो फोकस करता है आपके आइडियाज़ पर जो कि आप पेपर के लिए दे रहे हो। इसमें आपके आर्गुमेंट भी हो सकते हैं और आपका इंसाइट या फिर व्यू भी हो सकता है, मतलब रिव्यू भी आप लिख सकते हो। क्रिस्टलाइज इनटू अ सिंगल सेंटेंस दैट गिव्स द रीडर योर मेन आइडिया। मतलब जैसे आप लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो ना, तो एब्स्ट्रैक्ट को आप एक छोटे से पैराग्राफ में लिख देते हो और उससे क्या करते हो कि जो भी पढ़ने वाला है, जो उसको पढ़ेगा, उसको एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर में एक्चुअली में है क्या, है ना। क्योंकि आप पेपर लिख रहे हो, अब मान लीजिए आपका पेपर पढ़ने एक वो व्यक्ति भी आएगा जो आपने ऑलरेडी पेपर लिख दिया, अब वो रिसर्च कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि वो उसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है जिस टॉपिक पर आपने किया था, तो जब वो सर्च करेगा ना उस टॉपिक को, तो आपका जो थीसिस होगा वो उसके सामने ओपन होगा। तो अब वो ये देखना चाहेगा पहले कि मुझे जिस चीज़ पर रिसर्च करनी है क्या वो इस पेपर में दिया गया है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वहाँ पर सारे, अब सिर्फ टॉपिक भले ही सेम हो बट सबको सेम नहीं होता। अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो देखिए किसी रिसर्च में वाटर की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, ठीक है। किसी पेपर में वाटर के हैवी मेटल्स देखे जाते हैं, किसी पेपर में वाटर में माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। तो बेसिकली वाटर में क्या पैरामीटर्स को चेक किया गया है, तो उसको जानने के लिए आपको एक स्टेटमेंट देना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो। एब्स्ट्रैक्ट का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस पार्ट में, तो आप वो देख लीजिएगा अगर आपको डिटेल में जानना है। तो थीसिस में जो सेंटेंस होता है, जो दिया जाता है, वो फोकस करता है आपके आइडियाज़ पर जो आपके पेपर के लिए है, और एक आर्ग्यूमेंट होता है, एक व्यू होता है, जिससे कि आप सिंगल सेंटेंस में क्या कर सकते हो, रीडर को मेन आइडिया दे सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, टॉपिक होता है बेसिकली। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपको ई वेस्ट पर आप कोई भी अपना रिव्यू लिख रहे हो, तो आप लिखोगे अ रिव्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई वेस्ट, फॉर द कोलैबोरेशन ऑफ ई वेस्ट। तो ये इस तरह से, तो ये एक जो लाइन होती है, ये लाइन, ये स्टेटमेंट, ये वाक्य जो है, ये रीडर को मदद करता है कि आप वो पेपर पढ़े, हाँ उसके मतलब का कुछ है इसमें। बाकी वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के थोड़ा जान लेगा कि उसको जो देखना है वो यहाँ है या नहीं है। तो शोध प्रबंध वाक्य आपके विचारों को पेपर के लिए केंद्रित करता है, ठीक है। यह आपका तर्क या वाक्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है जो एकल वाक्य में क्रिस्टलीकृत होता है, जो पाठक को आपका मुख्य विचार देता है, ठीक है। तो आपने जो अपना टॉपिक चूज़ किया है, उस टॉपिक से पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति है वो जान पाएगा कि बेसिकली इसमें क्या दिया है। इट्स नॉट ओनली यूजफुल फॉर द रीडिंग ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द एसे। तो अगर मैं बात करूं ऑडियंस की, तो जो पढ़ने वाले ऑडियंस हैं उनके लिए ये सिर्फ यूज़फुल नहीं होगा कि वो इसका पर्पस जान लें। दिस पर्पस इज, ये पर्पस जो होगा ऑल्सो यूज़फुल होगा फॉर यू एज ए राइटर। आपको लिखने, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि आपको लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको अपना कोई रिसर्च वर्क कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको जब उसका रिटन फॉर्म लिखना है तो आपको हेल्प लेनी होगी जो ऑलरेडी रिटन थीसिस है वहाँ से, ठीक है। तो
सिर्फ पढ़ने वालों के लिए यूज़फुल नहीं है बल्कि लिखने वालों के लिए भी है। एज इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ सपोर्ट दैट विल फॉलो इन द पेपर, क्योंकि ये आपको क्या देता है, एक सपोर्ट देता है जो कि पेपर फॉलो कर रहा है। एंड मेन इंडिकेट अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, और मतलब क्या है कि अगर आप किसी का थीसिस देख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, आपको किस किस तरह से लिखना है, कि पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट देना है, फिर आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको प्रोसीजर देना है, रिसर्च डिज़ाइन देनी है, कंक्लूजन देना है, रेफरेंसेस देने हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं किसी भी एक थीसिस के थ्रू, ठीक है। और ऑर्डर फॉर द सपोर्ट, मतलब इससे आपको सपोर्ट मिलता है। दस यू नीड टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द थीसिस इन ऑर्डर टू प्रोसीड, आपको प्रोसीड करने के लिए जो थीसिस का कंसेप्ट है उसके बारे में बेहतर समझ होनी चाहिए। यह ना केवल पढ़ने वाले दर्शकों के लिए निबंध के उद्देश्य को समझने के लिए उपयोगी है, बल्कि एक लेखक के रूप में ये उद्देश्य आपके लिए भी उपयोगी है। अगर आपसे पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए तो है ही है, साथ ही साथ लिखने के लिए भी है, क्योंकि यह उस प्रकार के समर्थन को इंगित करता है जो पेपर में होगा, और उस समर्थन के लिए एक तार्किक संरचना या आदेश का संकेत दे सकता है। इस प्रकार आपको आगे बढ़ने के लिए शोध प्रबंध की अवधारणा की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे अ वेल रिटन थीसिस शुड हैव। अब बात आ जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि जो एक वेल रिटन थीसिस होता है उसमें बेसिकली क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट दे रही हूँ। मैंने बोला ना कि जो पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं ये पॉइंट्स क्वेश्चन से ही बने हुए हैं, ठीक है, इन्हीं पर बेस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अ वेल रिटन थीसिस शुड हैव, तो एक अच्छा जो थीसिस होता है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो एक अच्छी तरह से लिखित शोध प्रबंध में आप क्या क्या देखोगे, याद रखिएगा, इस पर बिल्कुल क्वेश्चन बना हुआ है। तो एक वेल रिटन थीसिस होगा, उसमें आपको एक क्लियर टाइटल मिलेगा, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा जो कि एक्यूरेटली और सस्टेंटली रिफ्लेक्ट कर देगा कि जो रिसर्च है, जो आपकी रिसर्च है, आपकी रिसर्च स्टडी है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। एक इस पर शीर्षक होगा और एक सार होगा, ठीक है, सारे नहीं होगा, एक सार होगा जो अनुसंधान अध्ययन की प्रकृति को सटीक और संक्षिप्त रूप से दर्शाता है, मतलब शॉर्ट में ही आपको बता देगा कि रिसर्च में बेसिकली है क्या, तो पूरी रिसर्च पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। A structure and format that helps the reader to absorb the subject matter। अब क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आई थी कि पहले क्या होना चाहिए, आपके पास टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और एक फॉर्मेट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, मदद मिलेगा पढ़ने वाले को कि वो सब्जेक्ट के मैटर को एब्जॉर्व करे, यानी कि एक संरचना और प्रारूप जो पाठक को विषय वस्तु को अवशोषित करने में मदद करता है। ये संरचना और प्रारूप पढ़ के जो भी पाठक होगा, जो भी रीडर होगा, वो क्या कर लेगा, उस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्व कर लेगा। जब इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्व करेगा तो उसको अपने वर्ड्स में जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। एन इंटेलेक्चुअल, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, सो उसको इग्नोर करिएगा। एन इंटेलेक्चुअल कोहेरेंस दैट स्टार्ट्स विद प्रिसाइज एम्स, यानी कि अब एक इंटेलेक्चुअल कोहेरेंस यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, जो कि स्टार्ट होगा एक प्रिसाइज एम के थ्रू, फॉर विच फॉलो द रिसर्च डिज़ाइन एंड अ क्लियर कंक्लूजन, जो कि क्या करेगा, एक क्लियर रिसर्च डिज़ाइन और फिर कंक्लूजन को फॉलो करेगा। तो एक बौद्धिक सुसंगता जो सटीक उद्देश्य के साथ क्या होगी, शुरू होगी। एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, जब भी आप कोई वर्क कर रहे हो तो उसको ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर एक बौद्धिक सुसंगता होगी जो कि एक सटीक उद्देश्य के साथ शुरू होगी, जिसमें से अनुसंधान, डिजाइन और एक स्पष्ट निष्कर्ष का जो है वो पालन किया जाएगा। फिर क्या होना चाहिए, जब आप थीसिस लिख रहे हो तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी जो ग्रामर है और जो पंक्चुएशन है उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी व्याकरण और विराम चिन्ह में सटीकता होनी चाहिए। जहाँ कॉमा चाहिए वहाँ कॉमा लगा हो, जहाँ कॉलन चाहिए वहाँ कॉलन लगा हो, ठीक है, जहाँ ब्रैकेट चाहिए वहाँ ब्रैकेट लगा हो। तो पंक्चुएशन मार्क्स का आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर क्या लगना है प्रॉपरली लगा होना चाहिए, क्योंकि भैया ये थीसिस है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो है सटीकता बरतनी है। अगर इज लगना है तो इज ही लगे, आर मत लगा दीजिएगा, वरना ये आपके थीसिस को गलत प्रभाव डाल सकता है। तो ग्रामर और पंक्चुएशन का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब आप थीसिस लिखते हो। दूसरी बात जो आती है आपकी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रेफरेंसिंग प्रेजेंटेशन को रेफरेंस करने में एंड द यूज ऑफ टर्म्स, और टर्म्स का यूज़ करने में, यानी प्रस्तुतिकरण जब आप कर रहे हो, शब्दों का आप जब
उपयोग कर रहे हो तो उसमें भी आपको सुसंगति बरतनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि थीसिस में बेसिकली आपसे क्वेश्चन किन किन पॉइंट्स पे पूछा जाता है और ये पॉइंट्स आपके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एक अच्छा जब आप थीसिस लिख रहे हो तो आपको ये तो कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, बार बार बोल रही हूँ, और एम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एम जो होगा, उद्देश्य जो होगा, वही आपके रिसर्च डिजाइन और कंक्लूजन को फॉलो करेगा। और एक्यूरेसी होनी चाहिए ग्रामर में, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रेफरेंसिंग, प्रेजेंटेशन एंड यूज ऑफ टर्म्स। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आपको सिर्फ 15 मिनट्स निकाल के इस वीडियो को देखना है। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट 2। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।